हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर। आज के सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूं किंगडम मोनेरा का पार्ट 2, यानी कि हमने अपने प्रीवियस सेशंस में स्टार्ट कर दिया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नाम का जो आपका सेकंड चैप्टर है उसको पढ़ना, और उसमें हमने बात करी थी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के पहले इंट्रोडक्शन की, और उसके बाद टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फॉलोड बाय द फर्स्ट किंगडम दैट वाज द मोनेरा। प्रीवियस सेशन में हमने बात की थी किंगडम मोनेरा के फर्स्ट पार्ट बैक्टीरिया के बारे में, और उस सेशन में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था और उस क्वेश्चन का मैंने आपसे कहा था आपको आंसर लिखकर बताना है कमेंट सेक्शन में, जिसका आंसर आज आपको मैं अपनी तरफ से देने वाली हूं इसी सेशन में कि आपने जो वहां आंसर दिया वो कितना सही है और कितना गलत, और मैं वहां पर भी जितने स्टूडेंट्स का आंसर सही होगा या गलत होगा मैं आपको सारे कमेंट्स में आंसर आपके देख करके रिप्लाई डेफिनेटली करने वाली हूं। जस्ट गो एंड क्रॉस चेक योर आंसर, करेक्ट योर एक्सप्लेनेशंस अगर आपने सही नहीं सोचा तो। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक्टिनोमाइसिटीज के बारे में। अब ये जो एक्टिनोमाइसिटीज ग्रुप होता है ना, ये ग्रुप हमारे लिए यानी कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है, और इंपॉर्टेंट तो होता ही होता है, एज वेल एज एडवर्स भी हो सकता है कभी कभी, मतलब कि नुकसानदायक भी हो सकता है। तो आज के सेशन में आपको पता चलेगा कि कैसे किंगडम मोनेरा में प्रेजेंट एक्टिनोमाइसिटीज जो होती हैं वो हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, या फिर कभी कभी हमारे लिए वो बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हर बार की तरह जब भी मैं सेशन स्टार्ट करती हूं तो सबसे पहले आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि किस सेशन में कैसे कैसे हम पढ़ाई करने वाले हैं और अपनी नीट की तैयारी हम कैसे करने वाले हैं। तो नीट कोर्स मॉड्यूल जो होता है उसमें सबसे पहले आपको मिलता है टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन। जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब चैप्टर्स के हर एक टॉपिक को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में मैं आपके लिए लेकर आती हूं बायोलॉजी के सेशंस। उसके बाद आते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। अब ये डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको कहां से मिलता है? डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको जो भी सेशंस होते हैं, वीडियोस होते हैं, उन्हीं के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलता है। वहां से जाकर आपको उसे करना है डाउनलोड, और डाउनलोड करने के बाद उसे सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद उसे वर्चुअल ग्रुप में शेयर करिए, आपस में डिस्कशन करिए, और फिर भी कोई दिक्कत है तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस। अब बात आती है चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हमने जितनी मेहनत करी, जितने टॉपिक्स पढ़े, उन सब के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। ओनली देन वील एबल टू नो कि हम कितना पानी में है, कितना पहुंच पाए हैं उस चैप्टर की गहराइयों तक। तो हम सॉल्व करते हैं चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसके बाद लिस्ट ऑफ नेम ऑफ साइंटिस्ट। आपको मैं एक लिस्ट प्रोवाइड करती हूं हर चैप्टर खत्म होने के बाद, और उस लिस्ट में आपको मिलते हैं साइंटिस्ट के नेम्स, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस और किस ईयर में उन्होंने क्या काम किया। क्योंकि नीट का जो एग्जाम होता है वो पूरी एनसीईआरटी में से कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं नीट के एग्जाम में, और वहां पर जो एक्सप्लेनेशन वाली चीजें होती हैं वो तो हम अच्छे से आंसर कर देते हैं। हमें दिक्कत आती है कि जब साइंटिस्ट का नेम याद रखना होता है, बहुत सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनके बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस आ जाते हैं। कोई थ्योरी दे रहा है, कोई बुक लिख रहा है, कोई नई डिस्कवरी दे रहा है, कोई नया एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो ये वाली सारी चीजें मैं आपको अलग से हर एक चैप्टर के लिए लाकर देती हूँ, और वो आपको क्या करना है, सिर्फ लिस्ट वाइज पढ़ लेना है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जब हम टॉपिक पढ़ते हैं तो मैडम क्या हम उसमें डिस्कस नहीं करते। टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन में अगर कोई साइंटिस्ट आता है तो हम उसे भी डिस्कस करते हैं, पर मैं सेपरेटली आपको वो एक पूरा पैक प्रोवाइड कर देती हूँ जहां पर आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बना सकते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर आप मार्क्स लूज ना करें, सीधा मार्क्स सीधा +4 हो जाता है। उसके बाद इट इज फॉलोड बाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियो हमें मालूम है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना डेफिनेटली बहुत जरूरी है, बिना उसके तो कुछ नहीं होने वाला। अब फिर है डाउट सॉल्विंग सेशन। जो भी आपके डाउट्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहां पर आप अपने डाउट्स लिखकर भेज सकते हैं। फिर उन सारे डाउट्स को कलेक्ट करके एक सेशन में आपको सारे डाउट्स के आपके आंसर्स मिलेंगे। पर इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि जब आप इन वीडियोस को देख रहे हो, जब आप अपने डाउट्स लिख रहे हो, तो आपको कंसिस्टेंटली अपने टीचर के साथ बने रहना है। किसी भी दिन उसका डाउट सेशन, आपको डाउट सॉल्विंग सेशन मिल सकता है, तो आपका जो डाउट है वो वहां एक्सप्लेन भी किया जाएगा, पर आपको वहां पर प्रेजेंट रहना पड़ेगा, आप उसे मिस नहीं कर सकते। तो कंसिस्टेंटली बने रहिए, जुड़े रहिए, जो भी चीजें आ रही है उसे देखते रहिए। फिर है वीकली टेस्ट पेपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी हमने पढ़ा
है उसके लिए हम टेस्ट पेपर रखेंगे। फिर है गाइडेंस अबाउट पेपर कैसे देना है, कैसे स्ट्रेस फ्री रहें, क्योंकि टेंशन बहुत होती है, एंग्जाइटी होने लगती है। उसके बाद ये जो सारी चीज़ें इनको मैनेज कैसे करें, तीनों सब्जेक्ट्स को, या स्कूल जा रहे हैं तो उसको कैसे मैनेज करें, नोट्स कैसे बनाने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको सब एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। उसके बाद आता है चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन। चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको माइंड मैप उसी से बनता है कि हाँ इस चैप्टर में ये चीजें, क्योंकि बहुत सारा थ्योरी हो जाता है तो हम एक पैराग्राफ तो याद नहीं रख सकते, तो हम माइंड मैपिंग कर लेंगे एट द एंड ऑफ द डे, जहां पर हमें पता चल जाएगा हाँ इस चैप्टर में पढ़ा हमने सब कुछ है अंडर फॉलोइंग हेडिंग्स, और वो इंपॉर्टेंट चीजें ऐसी होती हैं, तो हम सारा चैप्टर एक कवर कर लेंगे वन शॉट रिवीजन में। और फिर बात आएगी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की। अनटिल एंड अनलेस आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अटेंड करें, आप किसी भी टॉपर से जाकर पूछ सकते हैं। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रिपरेशन का। क्लियर? तो ये हो गया हमारा कोर्स मॉड्यूल। अब सेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस सेशन में, उसकी बात मैं करना चाहती हूँ। क्वेश्चन ये था कि क्यों हमेशा नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम प्रोकैरियोट्स ही करते हैं और यूकैरियोट्स नहीं करते, एंड व्हाई द यूकैरियोट्स डू नॉट हैव द एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो जब बात आती है, क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा था व्हाई ओनली प्रोकैरियोट्स have ability to fix atmospheric nitrogen। ठीक है? Why only prokaryotes have ability to fix atmospheric nitrogen? क्यों ये एबिलिटी यूकैरियोट्स के पास नहीं होती, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। ठीक है, अब मैं इसका आंसर रिवील करने वाली हूं। इसका आंसर ये है कि अगर हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन एक्चुअली में है क्या। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, मैंने आपसे सेशन में भी ये डिस्कस किया था कि जो नाइट्रोजन है वो हमारे दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? एयर में भी प्रेजेंट है, वाटर में भी प्रेजेंट है, सॉइल में भी प्रेजेंट है, प्लांट्स भी यूज करेंगे, हर ऑर्गेनिज्म को नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन नाइट्रोजन थोड़ा सा ड्रामेटिक है। ड्रामेटिक क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो नाइट्रोजन को हमें क्या करना पड़ता है, जैसे एयर में कोई और फॉर्म है, वाटर में कोई और फॉर्म है, सॉइल में कोई और फॉर्म है, तो आप ये समझ लो कि अलग अलग रूप में मिल जाता है। अब हमें क्या करना पड़ता है, इसको चेंज करना पड़ता है, इसको नाइट्रोजन को हमें फिक्स करना पड़ता है ताकि वो नाइट्रोजन हम यूज कर सकें। बस यही नाइट्रोजन फिक्सेशन है। सीधी साधारण भाषा में जब हम नाइट्रोजन का फॉर्म चेंज कर दें ताकि हमारी बॉडी उसको यूज कर सके, यानी कि प्लांट्स भी उसे यूज कर सकें, तो उसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। और नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बैक्टीरियाज। और कौन से बैक्टीरियाज होते हैं? वही किंगडम मोनेरा में प्रेजेंट बैक्टीरियाज जो हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किए थे। अब बात ये आती है कि जो बैक्टीरियाज हमने डिस्कस किए वो थे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट सेल था। प्रोकैरियोट सेल का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन तो हम समझ गए, ठीक है। अब बात आती है कि बैक्टीरियाज ही ये काम कर सकते हैं, सिर्फ बैक्टीरियाज ही ये काम कर सकते हैं। तो कौन से बैक्टीरियाज हैं? नेचर में ये बैक्टीरियाज कहलाते हैं प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल है इन बैक्टीरियाज का। तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है, प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है कि जहां पर मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक घर हमेशा व्यवस्थित जमा हुआ रहता है और एक घर थोड़ा गंदा रहता है। तो गंदा रहने का मतलब क्या? ऐसा नहीं है कि धूल मिट्टी सब कुछ फैला हुआ है, बैग कहीं पड़ा है, पर्स कहीं पड़ा है, कपड़े कहीं पड़े हैं, खाने की चीजें कहीं पड़ी हैं, कप प्लेट ग्लास कहीं पड़ा है। तो ये अगर ऐसा कुछ सिचुएटेड रहेगा घर में तो हम क्या बोलेंगे? अस्त व्यस्त सा घर है। वैसा ही प्रोकैरियोटिक सेल में हो रहा है। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में हमने देखा था कि भाई ये हमारी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है,
सेल मेम्ब्रेन के बाहर, सेल मेम्ब्रेन के बाहर है सेल वॉल, सेल वॉल के भी बाहर है कैप्सूल, सेल वॉल के भी बाहर हमें क्या मिल जाएगा, कैप्सूल मिल जाएगी। ऐसा ही स्ट्रक्चर पड़ा था, ठीक। उसके बाद हमने कहा था कि इसके पास फ्लैजिला भी होता है, हो सकता है ज्यादा फ्लैजिला भी हो। फ्लैजिला के बाद कभी कभी इसमें सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से सीलिया बना दिए, ठीक है, सीलिया भी प्रेजेंट है, मान लिया मैडम। उसके बाद मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये जो सेल होता है इसका न्यूक्लियर मटेरियल इस तरीके से पड़ा रहता है, कहीं पर भी पड़ा है, कोई आउटर बाउंड्री नहीं है। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि इसमें छोटा सा सर्कुलर डीएनए होता है जो कहलाता है क्या, जो कहलाता है प्लाज्मिड, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में बाहर बाउंड्री नहीं है, क्रोमैटिन मटेरियल ऐसे ही पड़ा है, तो उसको बोला था न्यूक्लियोइड। और छोटा सा एक राउंड स्ट्रक्चर था जिसको बोला था प्लाज्मिड, जो एक्चुअली में क्या है, डीएनए ही था। डीएनए का एक हिस्सा थोड़ा सा राउंड सर्कल जैसा एक बन करके वहीं पर पड़ा रह गया, सेल में अलग से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के बाद एक हमारे पास साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के बाद मैंने आपसे कहा था इसमें राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो ये राइबोसोम बना दिए। और आपको पता है, मैंने आपको ये बताया था 20,000 से 30,000 तक राइबोसोम हो सकते हैं। राइबोसोम क्या काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, ठीक है। ये सारा का सारा स्ट्रक्चर किसका हो गया, प्रोकैरियोटिक सेल का। अब बात आती है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे करता है और यूकैरियोट क्यों नहीं करता। तो उसका रीजन ये है कि आप यहां पर ये चीज देख रहे हो, मैं इसे पिंक कलर से फिर से बना देती हूँ। यहां पर आप ये चीज देख रहे हो, मैंने ये जो बनाया है इसको मैंने बोला है प्लाज्मिड, इसको मैंने बोला है प्लाज्मिड, ठीक है। प्लाज्मिड के अंदर एक सब्सटेंस पाया जाता है, वो सब्सटेंस होता है, उस सब्सटेंस का नाम होता है नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज, नाइट्रोजिनेज, ये नाइट्रोजिनेज जो है, जो प्लाज्मिड में ही पाया जाता है, नाइट्रोजिनेज काम करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, ठीक है। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि नाइट्रोजिनेज जो है, नाइट्रोजिनेज जो है, इट इज यूज्ड टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। तो आप ये बात समझ पा रहे हो कि क्योंकि हमारे प्रोकैरियोटिक सेल के पास प्लाज्मिड नाम का स्ट्रक्चर होता है जो नाइट्रोजिनेज बना सकता है, जो नाइट्रोजिनेज बना सकता है, तो नाइट्रोजिनेज जब बन जाएगा तो यही तो वो कंपोनेंट है जो नाइट्रोजन फिक्स कराएगा, नाइट्रोजन का फॉर्म चेंज कराएगा ताकि नाइट्रोजन यूज में आ सके। इसीलिए प्रोकैरियोटिक सेल में ही नाइट्रोजन फिक्सेशन कैपेसिटी होती है। और रीजन फॉर व्हाई यूकैरियोट डज नॉट परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन, because eukaryotes do not have plasmid, so they do not have ability to fix atmospheric nitrogen। क्लियर, समझ में आ गया क्यों प्रोकैरियोट कर पाते हैं? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के पास एक स्ट्रक्चर होता है जो प्लाज्मिड कहलाता है। प्लाज्मिड के पास NIF करके एक सब्सटेंस है, वो बना देता है। उस पे नहीं जाना, आपको जाना है कि प्लाज्मिड के पास बन जाता है नाइट्रोजनेस। तो नाइट्रोजनेस यूज होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, इसीलिए प्रोकैरियोट ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करा सकते हैं, जबकि यूकैरियोट के पास ये स्ट्रक्चर नहीं है तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कराते। खत्म,
दैट्स द आंसर। आई होप आप सब ने भी सही आंसर लिखा होगा। अगर नहीं लिखा है तो मैं उम्मीद करती हूँ आप ये कंसेप्ट समझ गए होंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत जनरल सी एक बात भी है जो हमें पता होनी चाहिए। बायोलॉजी लेकर आप आगे किसी भी फील्ड में जाओगे तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? ओके, नाउ वी विल गो बैक टू द टॉपिक। अब हम अपने टॉपिक को, आज का जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं एक्टिनोमाइसीटीज के बारे में। एक्टिनोमाइसीटीज के बारे में मुझे आपको कुछ जनरल चीजें बतानी है, फिर मैं आपको इसका नोट्स देना स्टार्ट करूंगी। तो वो जनरल बातें थोड़ी सी समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। बात हो रही है एक्टिनोमाइसीटीज की, एक्टिनोमाइसीटीज की, ठीक है। एक्टिनोमाइसीटीज जो होता है एक्चुअली में ये सबसे पहले फंजाई के जैसा माना जाता था। क्यों? क्योंकि इसके पास फंजाई के जैसा स्ट्रक्चर होता है। जैसे फंजाई में हाइफे दिखता है वैसा ही स्ट्रक्चर इसमें भी दिखता था, और क्योंकि दिखने में वैसा ही सेम स्ट्रक्चर था इसीलिए इसको बोल देते थे कि ये फंजाई है, ठीक। ये जो एक्टिनोमाइसीटीज है, इस एक्टिनोमाइसीटीज का जो नाम है वो लैटिन टर्म से आया है। इट इज अ लैटिन टर्म जिसमें एटकिंस का मतलब होता है, एटकिंस का मतलब होता है रे। जैसे सनरेज होती है ना, ऐसे सनरेज ऐसे निकलती है, तो ये जो सनरेज का पैटर्न होता है, देखो अपन सन बनाते थे तो सन अपन ऐसे बनाते थे ना, थोड़ा सा खराब हो जाता है मेरा डायग्राम बीच बीच में, ठीक है, ऐसे बनाते थे। तो ये आपको रेज निकलती हुई दिख रही है, ऐसा ही रे, वही वाला रे रेफर किया है, ठीक है। अब भाई ये तो हमें समझ में आ गया कि एटकिन का मतलब है रे, और माइटिस का मतलब क्या होता है। कई बुक्स में माइकीस लिखा है, कई बुक्स में माइटिस लिखा है, जिसका मतलब है फंगस, जिसका मतलब है फंगस। तो एक्चुअली में लैटिन में जो इस वर्ड का मतलब था वो मतलब क्या बनता था कि इट इज अ रे फंगस, इट इज अ रे फंगस। क्लियर? ठीक है, रे फंगस है। अब हम इस एक्टिनोमाइसीटीज को क्यों पढ़ रहे हैं? क्या जरूरत है हमें एक्टिनोमाइसीटीज ही पढ़ना था मोनेरा के अंदर? आप मैंने आपको शुरू से ये चीज, ये कंसेप्ट समझाया है कि आप जो कुछ भी यहाँ 11th-12th में पढ़ रहे हो ये आगे जाकर मेडिकल कॉलेज में आपको यूज आएगी। तो उसका क्या यूज होता है आपको पता है? एक्टिनोमाइसीटीज जो होता है वो वेराइटी ऑफ ट्रीटमेंट्स में यूज होता है। ट्रीटमेंट में मैडम कैसे यूज होता है? क्योंकि ये काम आता है एंटीबायोटिक्स बनाने के। क्या बनाने के काम आता है? एंटीबायोटिक्स। और एंटीबायोटिक्स के अलावा आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं सुना होगा कि जब किसी को कैंसर हो जाता है तो कीमोथेरेपी दी जाती है। कीमोथेरेपी में एक केमिकल, एक जो यूज होता है ड्रग या फिर एलिमेंट, वो हमें एक्टिनोमाइसीटीज से ही मिलता है। इसके अलावा एंटीबायोटिक हो गई, कीमोथेरेपी का एक ड्रग हो गया। दूसरा एक और चीज इम्यूनोसप्रेसेंट। कभी कभी हमारी बॉडी में, मतलब जनरली तो ये चीज नहीं पाई जाती, पर एक देयर इज अ कंसेप्ट, ऐसा कई बार होता है कि हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो हमारी ही बॉडी के अगेंस्ट काम करने लग जाती है। और जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अगेंस्ट काम करने लग जाती है तो क्या होता है? तो इन्फेक्शन ज्यादा होने लगते हैं, बॉडी का सिस्टम खराब हो जाता है, पूरा प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती है बॉडी, बहुत सारी एन नंबर ऑफ चीजें हो जाती हैं रिलेटेड टू द इम्यूनिटी। तो हमें क्या करना पड़ता है? इम्यूनिटी को सप्रेस करना पड़ता है कि भाई तुम शांत बैठो, इतना उपद्रव ना मचाओ हमारी बॉडी में, और हमारी बॉडी को सुख से चैन से रहने दो। तो उस समय हम जो मेडिसिन देते हैं वो होती है इम्यूनोसप्रेसेंट। तो ये इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स बनाने में भी एक्टिनोमाइसीटीज बहुत यूज आती है। सो यू अंडरस्टैंड कि जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं हमारी मेडिसिन के, कोर एस्पेक्ट, कि भाई कैंसर की जो मेडिसिन है वो कितना जरूरी है। इम्यूनोसप्रेसेंट, अगर आपने इम्यूनोसप्रेसेंट नहीं दी तो एक दिन वो इम्यूनिटी उस आदमी की बॉडी को खा जाएगी।
तो वो कितना जरूरी है। एंटीबायोटिक, एन नंबर ऑफ इन्फेक्शंस होते हैं बैक्टीरियाज की वजह से, तो उसमें एंटीबायोटिक दी जाती है। अब वो एंटीबायोटिक बनाने के लिए भी एक्टिनोमाइसिटीज यूज हो रही है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि हमारी बॉडी के लिए, हमारे लिए एक्टिनोमाइसिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों ये आपको पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि इसका मेडिसिनल पर्पस है। और आपसे एग्जाम में भी क्वेश्चन इसलिए पूछा जाएगा कि कॉलेज में जाकर वापस से पढ़ना पड़ेगा मेडिकल कॉलेज में कि एक्टिनोमाइसिटीज कैसे कैसे काम करती है। ठीक है, तो एक्टिनोमाइसिटीज हमारे लिए भी बहुत यूजफुल है, ये बात मैंने आपको बता दी। क्यों हमें जानना जरूरी है ना, हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये काम आती है एंटीबायोटिक्स बनाने के, ये काम आती है इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स बनाने के, इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स बनाने के काम आती है। उसके बाद ये काम आती है कीमोथेरेपी वाले ड्रग्स बनाने के लिए, कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स। ठीक है, और यही नहीं, मैन्योर्स बनाने में भी यूज होती है। ठीक है, तो मैन्योर्स बनाने के भी काम आती है, मैन्योर्स बनाने के काम आती है। ठीक, इतने सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं हमारे लिए। ठीक है, अब जब मैंने सेशन स्टार्ट किया था तो मैंने ये भी कहा था कि ये हमारे लिए यूजफुल तो है, तो ये वाले जो फंक्शंस हैं ये कैसे हैं हमारे लिए? हम कह सकते हैं ना कि ये सारे के सारे हमारे लिए यूजफुल हैं। अब एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है? अब हम बात करेंगे कि एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है, यानी कि एक्टिनोमाइसिटीज की वजह से प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती थी। ठीक है, तो एक्टिनोमाइसिटीज जो होता है इसकी वजह से बहुत सारे इन्फेक्शंस करा देती है, ये इन्फेक्शंस हो जाते हैं। ठीक है, और अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैडम किस टाइप के इन्फेक्शंस होते हैं, तो इन्फेक्शंस पता है कैसे हो जाते हैं? अक्यूट भी हो जाते हैं और क्रॉनिक भी हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? अक्यूट भी हो जाते हैं और क्रॉनिक भी हो जाते हैं। अक्यूट और क्रॉनिक का मतलब बता देती हूँ। कम समय में अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो वो अक्यूट, और लंबे समय से चला आ रहा है, मतलब कि 1-2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो वो हो जाता है क्रॉनिक, है ना। ये अपन ने क्लास 8th में भी पढ़ा है। तो अक्यूट और क्रॉनिक इन्फेक्शंस कराने वाली होती है एक्टिनोमाइसिटीज। अब ये इन्फेक्शन कहाँ कराती है? तो यूजुअली सबसे ज्यादा ये कराती है स्किन इन्फेक्शंस, स्किन इन्फेक्शंस। ठीक है, स्किन इन्फेक्शंस करा देती है। इसके अलावा ओरल कैविटी में, मतलब कि माउथ में भी करा देती है। जीआईटी में, जीआईटी मतलब कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होती है जहाँ खाना खाते हैं, तो खाना जहाँ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम, क्लास 10th में लाइफ प्रोसेसेस में जो पढ़ा था, वही गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में इन्फेक्शन करा देती है। और क्या करा देती है? तो भाई लंग्स में भी इन्फेक्शन करा सकती है। तो मैंने आपको स्किन इन्फेक्शन बताया, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, मैं पूरा लिख देती हूं तो आपको याद रहेगा। ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस भी करा देती है। ठीक है, उसके बाद और क्या करा देती है? तो माउथ में भी इन्फेक्शन करा सकती है, माउथ में भी इन्फेक्शंस करा सकती है। और यही नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ माउथ में ही करा रही है, हो सकता है कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस भी करा दे, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस भी करा दे। ठीक है, तो ये हमारे हो गए एडवर्स इफेक्ट जो एक्टिनोमाइसिटीज की वजह से हो सकते थे। ठीक है, दीज आर दी गुड इफेक्ट्स, दीज आर दी बैड इफेक्ट्स, गुड थिंग्स अबाउट एक्टिनोमाइसिटीज एंड बैड थिंग्स अबाउट एक्टिनोमाइसिटीज। अभी हमें यह समझ में आ गया कि एक्टिनोमाइसिटीज होता कैसा है, रे फंगस की तरह दिखता है क्योंकि इसमें हाइफे प्रेजेंट है। मैं स्ट्रक्चर पे भी जाऊंगी, मैं इसके सेल पर भी जाऊंगी, सारी चीजें बताऊंगी, पर अभी ये एक ओवरव्यू है कि हम एक्टिनोमाइसिटीज पढ़ क्यों रहे हैं, हमारे लिए क्यों जरूरी है। अगर आपको वाकई में डॉक्टर बनना है, अगर वो सपना सोने नहीं देता है, तो आपके लिए ये सारी बातें जानना बहुत जरूरी है, कॉलेज में जाके भी यूज होंगी। और क्वेश्चन एक्टिनोमाइसिटीज से सिर्फ इसीलिए आता है क्योंकि अगर वहां किसी डॉक्टर को बनाने को दे दिया, उसको मालूम है कि इसमें इतनी अच्छाइयां हैं और इतनी बुराइयां हैं, तो ये तो स्टूडेंट को जरूर पता होना चाहिए।
ठीक है, तो अभी आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक, इम्यूनोसप्रेसेंट एक बार थोड़ा हो सकता है आपको दिक्कत लगे, तो मैंने आपको बता दिया जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो इन्फेक्शन को किल करने का काम करती है, जब वो उल्टा काम करने लगे, हमारी बॉडी के अगेंस्ट काम करने लगे, तो हमें इम्यूनिटी को सप्रेस करना पड़ता है, तो हम इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग देते हैं। कीमोथेराप्यूटिक आपको समझ आ गया होगा, मैन्यूअर्स आपको मालूम है, एंटीबायोटिक्स भी आपको मालूम है, n नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स बनाने के काम आता है, इन्फेक्शंस मैंने बता दिया कहां कहां कराती है। दैट्स इट। अभी ये वाला हिस्सा हटाए। अब दूसरी बात, एक्टिनोमाइसिटीज का अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में होता क्या क्या है इसमें। एक्टिनोमाइसिटीज एक्चुअली कहां कहां पाई जाती है अगर आप बोलोगे तो, अगर मैं इसके हैबिटाट की बात करूं, ठीक है, अगर मैं हैबिटाट की बात करूं तो नेचर में एक्टिनोमाइसिटीज नेचर में अपॉर्चुनिस्टिक होती है। नेचर इज अपॉर्चुनिस्टिक। अपॉर्चुनिस्टिक अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब होता है जहां अपॉर्चुनिटी दिखी वहां कूद गए, जहां पर लग रहा है मेरे काम का है कूद गए। जैसे दो एग्जाम्पल है, एक तो खाने का एग्जाम्पल है। एक बच्चा होता है घर में कि कुछ भी दे दो सब खाएगा और हमेशा भूखा ही है, होता है, सबके घर में होता है, मेरे घर में भी है, हमेशा भूखा है। ऐसे क्या मतलब कि उसको हमेशा क्रेविंग होती है, मतलब दैट इज अ गुड थिंग, उसको हमेशा क्रेविंग होती है, मुझे ये खाना है, अब मुझे ये खाना है, अब मुझे ये खाना है। एक बच्चा होता है कि ठीक है मैं नहीं खा रहा, मेरे को इतना ही खाना खाना है, एक बार अगर खा लिया तो मैं दूसरी बार नहीं खाऊंगा, अब मैं शाम को ही खाना खाऊंगा। तो दो तरीके के लोग होते हैं घर में खाने को लेकर। एक जो हमेशा हाँ ये भी खाना है वो भी खाना है, पिज्जा भी खा लूंगा, लौकी की सब्जी भी खा लूंगा और समोसा भी खा लूंगा, सब चीज खाने को तैयार है। एक है जिसको नहीं मैंने खा लिया ना, अब मुझे नहीं खाना, नहीं मेरे को खाना है, कितनी भी अच्छी चीज हो मुझे नहीं खाना। तो ये दो तरीके के लोग होते हैं। तो ये क्या है, जो हर चीज को ग्रास्प कर ले रहा है वो अपॉर्चुनिस्टिक है, जो छोड़ दे रहा है वो उसने अपना, देखो कोई अच्छी चीज खाने का चांस छोड़ता है क्या? मैं होती तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती, तो इसने छोड़ दिया। अगर इसने अपना चांस छोड़ दिया तो ये अपॉर्चुनिस्टिक नहीं है, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने वाला। तो ये तो भाई खाने वाला एग्जाम्पल हो गया। अब एक स्टूडेंट की अगर हम बात करें, पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट, अगर आप में वो डिटर्मिनेशन है, अगर आपका नेचर अपॉर्चुनिस्टिक है, तो आप क्या करोगे? जो जो चीजें मिलेंगी उन सबको, आपके लिए सेशन भी इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन का, आपके लिए गाइडेंस के जो सेशन आते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है कि मुझे पता चलेगा मैं और कैसे अच्छी तैयारी कर सकता हूँ। आपके लिए डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके सोल्यूशंस आ रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा इससे कंसेप्ट और स्ट्रांग होगा। तो जितनी भी आप ऐसी चीजें कर रहे हैं वो सारा का सारा मतलब क्या निकल रहा है कि आप हर अपॉर्चुनिटी को ले रहे हैं। अगर एक शॉर्ट भी आया है कि भाई आने वाली कोई सीरीज है, आने वाला कोई सेशन है, उसके लिए अगर आपको शॉर्ट मिला है, आप उसको भी देख रहे हो कि नहीं इसमें मुझे कुछ हो सकता है मिल जाए, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट अपडेट हो, तो आप हमेशा अपॉर्चुनिटी सीख कर लेते हो, जो भी मिल रहा है तुरंत ले लिया। ऐसा नहीं है कि अरे यार नहीं, पहले ऐसा करते हैं कि वो कैंदी उंदी सी वाला गाना सुन लेते हैं, बाद में देखेंगे कि शॉर्ट क्या है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ये वाली अपॉर्चुनिटी नहीं। पहले तो भाई अपने काम की चीज देखनी पड़ेगी। गाना सुनने के लिए कौन मना कर रहा है? एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो आपको बीच बीच में ब्रेक जरूर लेना चाहिए, और ऐसा ब्रेक नहीं लेना है कि 10 मिनट पढ़ा 15 मिनट का ब्रेक ले लिया, नहीं। आपने आधा घंटा या 1 घंटा जितना भी आपका क्वालिटी स्टडी हो जाए उतना कर लिया, बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, और ब्रेक लेने के बाद थोड़ा गाना वाना सुन के रिफ्रेश हो गए, उससे हमारा माइंड रिलैक्स होता है, तो हम और अच्छा ग्रास्प कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद फिर अपनी पढ़ाई चालू करी, ठीक है? तो वो हो गया अपॉर्चुनिस्टिक। तो ये जो हमारी एक्टिनोमाइसिटीज है ये भी नेचर में अपॉर्चुनिस्टिक है। अपॉर्चुनिस्टिक होने का मतलब क्या है कि ये हर जगह ग्रो कर सकती है। तो मैं यहां लिख देती हूं, इट ग्रोज एवरीवेयर। इट ग्रोज एवरीवेयर, कहीं पर भी, सॉइल में, एयर में, वाटर में, एवरीवेयर, बॉडी में, ठीक। इसके लिए डेड ऑर्गेनिज्म भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट है। आपने देखा लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसने इन्फेक्शन कराया तो डेड ऑर्गेनिज्म भी उतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इसके पहले कि आपको इसके आगे का बताऊं, मुझे ये याद आ गया कि आपने पिछली वाली स्लाइड का ये सारा कुछ लिखा नहीं है क्योंकि मैं साइड नहीं हुई थी। आप इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद मैं आगे का बताती हूँ। ओके डन, लिख लिया। चलो अब अपन इस पे वापस आ जाते हैं। तो ये हमें पता चल गया अपॉर्चुनिस्टिक है, ग्रोज एवरीवेयर। तो कहां पर ग्रो कर रहा है? इट ग्रोज इन फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में मिल जाएगा, सॉइल में मिल जाएगा,
मैन्योर्स में भी मिल जाता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारी जगह में मिल जाता है, ठीक। अब बात आती है नेचर वाइज कैसा होता है, ठीक है। हैबिटेट तो हमने देख लिया, पर हमें ये पता होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो स्ट्रक्चर में भाई ये कैसा है, यूनिसेल्यूलर। डेफिनेटली इसको तो भूलने वाली बात ही नहीं, हम किंगडम मोनेरा पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यूनिसेल्यूलर होने के साथ साथ ये ब्रांच्ड भी होता है, इसमें ब्रांचेस दिखती हैं। उसके बाद फिलामेंटस होता है, फिलामेंट की तरह, फिलामेंटस अभी मैं बना के बताती हूँ कैसा। फिलामेंटस तो हमें मालूम है वैसे, पर मैं अभी फिर बता दूंगी। यूनिसेल्यूलर है, ब्रांच्ड है, फिलामेंटस है, ठीक है। उसके बाद नेचर में ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव का क्या मतलब होता है? ग्राम पॉजिटिव का मतलब होता है कि जब हम बैक्टीरियाज को टेस्ट करते हैं ग्राम स्टीनिंग से, तो ये उसमें पॉजिटिव रिजल्ट शो करता है, यानी कि कलर को अडेप्ट कर लेता है, अब्सॉर्ब कर लेता है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक। तो ये जो सारे नेचर है ना, इसमें से ये ब्रांच्ड और फिलामेंटस होने की वजह से इसको रे फंगस के नाम से भी बोला जाता है। तो ये जो रे फंगस वाला पॉइंट है, इसी नाम से नीट में क्वेश्चन आता है, इसीलिए रे फंगस लिख करके इसके पास यहाँ पे अलग से मार्क करके रख लेना, नीट, ठीक है। अब दिखने में कैसा होता है? तो कुछ ऐसा दिखता है, ये फिलामेंट्स दिख रहे हैं, फिलामेंट हो गए। जब रिप्रोडक्शन होता है जब रिप्रोड्यूस करता है तो कोनिडिया बना लेता है, मतलब ऐसे छोटे छोटी बॉडीज बना लेता है, ऐसे यहां से छोटी छोटी बॉडीज प्रोड्यूस कर लेता है, और ये बॉडीज कहलाती हैं कोनिडिया। ये मैंने प्रीवियस सेशन में भी आपको बताया था, कोनिडिया प्रीवियस सेशन में भी मैंने आपको बताया था। ये हो गई हैबिटेट की बात, ये हो गई नेचर की बात कैसा है, ये हो गया डायग्राम, ठीक है। एक और चीज मुझे आपको बतानी है कि इसका न्यूट्रिशन कैसा होता है, ठीक है। तो जब हम जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो भाई खाना कैसे खाता होगा, तुम सोच के बताओ, न्यूट्रिशन कैसा होता होगा? न्यूट्रिशन इसका होता है सैप्रोट्रोफिक। सैप्रोट्रोफिक मतलब कि डेड और डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर पे खाना खा लेता है, ठीक है। और अगर मैं इसे सैप्रोट्रोफ बोल रही हूं तो मतलब कि हेट्रोट्रॉफ है ना, हेट्रोट्रॉफ है ना। हेट्रोट्रॉफ मतलब जो अपना खाना खुद नहीं बना पाता, दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है फॉर दी फूड। जहां भी फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है वहां पर ग्रो होने लग जाता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? जनरल एक व्यू मिल गया कि एक्टिनोमाइसिटीज जो है वो क्या है। अब हम स्टार्ट करते हैं। एक्टिनोमाइसिटीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने बोला ना कि एंटीबायोटिक्स बनती है, तो आप एंटीबायोटिक्स में एक एग्जाम्पल लिख लेना, जहां पर भी आपने ये नोट्स लिखे हैं। एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन, आपने स्ट्रेप्टोमाइसिन का नाम डेफिनेटली पता है कहाँ सुना होगा? जब कभी बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, या स्किन में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर एक्सीडेंट हो जाता है, स्किन में कट जाता है, छिल जाता है, तो हील करने के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन वाला वो जो क्रीम है वो यूज़ करते हैं, ऑइंटमेंट जिसे बोलते हैं। ये लिख लिया। अब ये वाला पोर्शन आप लिख लीजिए, ठीक है। ये कोनिडिया जो है ये क्या बता रहा है? रिप्रोडक्शन बताना चाहता है, ठीक, डन, ओके। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ एक्चुअली में हमारे पास क्या क्या कंटेंट है वो देखते हैं। जब हम बात करते हैं एक्टिनोमाइसिटीज की, तो एक्टिनोमाइसिटीज इज अ ग्रुप ऑफ यूनिसेल्युलर ब्रांच्ड फिलामेंटस बैक्टीरिया विच रिजेंबल फंगल माइसीलिया। मैंने आपको बोला था शुरू में ही कि फंजाई की तरह लगता था, ठीक। क्यों? क्योंकि फिलामेंटस है और ब्रांच्ड है। तो मैडम फिलामेंटस का मतलब क्या होता है? देखो मैंने यहाँ डायग्राम में ये जो बनाया ना, ये जो लॉन्ग लॉन्ग फिलामेंट ही है, ये फिलामेंट्स है, ठीक है, इसी की वजह से बोला है। ऐसा उसमें भी होता है, फंजाई में भी होता है, हमने देखा है ना, पढ़ा है हमने पहले भी। दे ग्रो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएटिंग कॉलोनीज, ऐसे रेडिएटिंग कॉलोनीज की तरह ग्रो होते हैं इन कल्चर, एंड देयरफॉर कॉमनली कॉल्ड एज रे फंजाई। इसीलिए क्या कहलाते हैं? रे फंजाई, ठीक। मैंने बताया कि रे फंजाई इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करके नीट लिख के रख लेना।
अब बात आती है दे अकर मोस्ट कॉमनली एंड अबंडेंटली, कहां कहां मिलते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, सॉइल में, फ्रेश वाटर में, मैन्योर में, फूड प्रोडक्ट्स में भी मिलते हैं, एंड अदर सबस्ट्रेटा रिच इन डेड ऑर्गेनिक मैटर। ये डेड ऑर्गेनिक मैटर के बड़े फैन होते हैं क्योंकि नेचर में सैप्रोट्रोफ है, वहां से खाना मिलेगा, तो भाई फैन है एक्टिनोमाइसिटीज और हमारा जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है, दोस्ती, पक्की दोस्ती, खाना वहीं से मिलेगा। ठीक है, चलो इतना लिख लिया, इतना मैं आपको समझा चुकी हूं। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। तो फिलामेंट जो होता है, फिलामेंट एसेप्टेट होता है। तो मैडम एसेप्टेट का मतलब क्या है? देखो यहाँ पर अच्छे से दिख रहा है ना, ये ऐसे फैला हुआ है। एसेप्टेट का मतलब ये है, अगर मैं इस एक फिलामेंट को देखूंगी तो ये फिलामेंट मुझे ऐसा दिखेगा, और एसेप्टेट का मतलब इसके बीच में, सेप्टा का मतलब होता है पर्दे जैसा स्ट्रक्चर जो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देगा किसी बॉडी को। तो इसमें सेप्टेट अगर होता तो ऐसे सेप्टा लगे होते, है ना, पर ये एसेप्टेट है तो इसमें कोई भी सेप्टा नहीं है, पूरा का पूरा फुल फिलामेंट ऐसा दिखता है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट्स दिख रहे हैं लंबे लंबे जो दिख रहे हैं फिलामेंट्स है। अब नॉन सेप्टेट तो मतलब कोई सेप्टा नहीं है, अंदर कोई रूम नहीं है, कोई ब्रांचिंग अंदर नहीं है, लेकिन ब्रांच्ड है। ब्रांच्ड क्यों बोला है? आप तो बोल रहे हो मैम इसमें कोई अंदर ब्रांचिंग नहीं है। बेटा सॉरी स्टूडेंट्स, अंदर इसमें ब्रांच ऐसे में नहीं है, पर देखो ना ऐसे में तो ब्रांच है 1 2 3 4 5 6 7, इतनी सारी ब्रांचेस है ना। तो ब्रांच्ड है एंड वेरी थिन, और बहुत पतली पतली ब्रांचेस होती हैं 0.2 to 0.1 माइक्रोन, ठीक है, इन विड्थ, बट समटाइम्स ब्रेक ऑफ इनटू रॉड शेप स्ट्रक्चर। कभी कभी रॉड शेप स्ट्रक्चर में ऐसे टूट जाते हैं। जब बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है तो छोटा छोटा रॉड शेप स्ट्रक्चर में टूट जाता है। दे आर ग्राम पॉजिटिव, मैंने बताया ग्राम पॉजिटिव वो होते हैं जो बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेनिंग के दौरान पॉजिटिव रिजल्ट दे, उस स्टेन को कैप्चर कर लेते हैं। ठीक, तो ग्राम पॉजिटिव होते हैं। कीमो ऑर्गेनोट्रोफिक, कीमो ऑर्गेनोट्रोफिक का मतलब क्या होता है? कीमो ऑर्गेनोट्रोफिक का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करें, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करें। तो फिर ये कौन सा ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज करते हैं? ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो यूज करते हैं वो है कार्बन। कार्बन इनके बहुत काम की चीज है, ठीक है। कहां यूज करते हैं मैम इसको? ऑर्गेनिक सब्सटेंस कार्बन इनके लिए यूज होता है मेटाबॉलिज्म पर्पस के लिए। मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है? मेटाबॉलिज्म इज अ प्रोसेस जहां पर दो चीजें चल रही होती हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म मतलब किसी चीज का बनना और किसी चीज का टूटना। तो जब एनर्जी बनने का प्रोसेस होगा मेटाबॉलिज्म के दौरान, जिससे इसकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, उस समय ये कार्बन को यूज करेगा। कार्बन इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब ये जो है कीमो ऑर्गेनोट्रोफिक कहलाता है। सो इट इज बीन यूज्ड फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शंस। इट इज बीन यूज्ड फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अब बात आती है सैप्रोट्रोफिक। सैप्रोट्रोफिक का मतलब है द वन विच फीड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना ले लेता है, तो सैप्रोट्रोफिक है। बैक्टीरिया विच कॉन्स्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डीकंपोजर्स। अच्छा एक बात, जो भी ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग मैटर पर फीड करते हैं वो डीकंपोजर्स ही कहलाते हैं या फिर स्कैवेंजर ऑफ नेचर कहलाते हैं। क्यों ऐसा कहा जाता है उनको? क्योंकि वो डेड और डिकेइंग मैटर क्या है? गंदी सड़ी हुई चीजें हैं। अब उसको साफ करने अगर कोई नहीं गया तो कम से कम थैंक गॉड वी हैव एक्टिनोमाइसिटीज, इट इज गोइंग टू क्लीन द डेड और डिकेइंग पार्ट। जब कहीं रोड पर किसी दूर वाली जगह में जहां पर कोई जाके क्लीन नहीं कर सकता, वहां पर कोई प्लांट मर जाए, कोई एनिमल मर जाए, तो कौन क्लीन करने जाता है? कोई क्लीन करने अगर नहीं जाता है तो कौन खा जाता है फिर उसको? कैसे वो अपने आप चला जाता है वहां उस जगह से कि भाई उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके बैठ जाते हैं, पूरी अपनी कॉलोनी बना लेते हैं, उसको खाते जाते हैं, पूरी बॉडी को खत्म कर देते हैं। बचा कुचा जो रिमेन होता है वो सॉइल में मिलकर टूट फूट होकर निकल जाता है। ठीक, तो डीकंपोजर्स कहलाते हैं, डीकंपोज कर देते हैं चीजों को। फिर अ फ्यू स्पीशीज आर हाउएवर पैथोजेनिक। पैथोजन मतलब क्या होता है? पैथोजन का मतलब होता है डिसीज कॉजिंग माइक्रोब। पैथोजेंस का मतलब होता है डिसीज कॉजिंग माइक्रोब। डिसीज कॉजिंग माइक्रोब पैथोजन कहलाता है।
तो पैथोजन तो हैं, ये तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था ना कि इन्फेक्शंस करा रहे हैं बॉडी में। हमारी बॉडी में भी तो कितनी सारी प्रॉब्लम कर दी, तो पैथोजन डिसीज तो करा ही रहा है ये, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं समझ पाए। फिर है पैथोजेनिक इन ह्यूमन बींग्स, देखो मैंने बताया था डिसीज करा रहे हैं, एंड अदर एनिमल्स। पैथोजेनिक स्पीशीज कॉज डिसीजेस, स्पेशली स्किन डिसीजेस, ज्यादातर स्किन डिसीजेस कराता है। इसके अलावा भी मैंने आपको कई सारी एक्स्ट्रा डिसीजेस बता दी हैं जो एक्टिनोमाइसिटीज से होती हैं, और मेडिसिन भी बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट दीज स्पीशीज आर फैकल्टेटिव एनारोबिक। फैकल्टेटिव एनारोबिक का मतलब है रेस्पिरेशन का प्रोसेस करने वाली, रेस्पिरेशन का प्रोसेस करने वाली, और रेस्पिरेशन होगा तो एटीपी बनेगा। एटीपी का मतलब क्या है? एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आई होप आपको याद होगा, मैं एक बार फिर से लिख देती हूं, ठीक है। तो एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ब्रैकेट में एटीपी, ठीक है। एटीपी बनाने के काम आता है, इसीलिए फैकल्टेटिव एनारोब बोला जाता है। इसकी खास बात एक होती है कि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी काम कर लेता है और ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी एडजस्ट करके काम कर लेता है, यानी कि इसका काम दोनों सिचुएशन में चल जाएगा, एरोबिक में भी और एनारोबिक में भी। लेकिन एनर्जी बनाने का काम कब करेगा? एनारोबिक सिचुएशन, ठीक है। उसके बाद अ फ्यू स्पीशीज आर मोटाइल, कुछ स्पीशीज मोटाइल होती हैं यानी कि चल सकती हैं। यहां पर इतने सारे जो आपको ये दिख रहे हैं ये सब एक्टिनोमाइसिटीज के स्ट्रक्चर हैं, ठीक। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन से। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता था कि कोई हिस्सा अगर फ्रेगमेंट में टूटा, अगर मान लो ये एक्टिनोमाइसिटीज है, इसका अगर मैं ऊपर वाला हिस्सा तोड़ दूं और ये वाला हिस्सा अपने पास रख लूं, तो ये वाला जो हिस्सा है ये अलग से एक ऑर्गेनिज्म में ग्रो हो जाएगा, ये वाला हिस्सा अलग से एक ऑर्गेनिज्म में ग्रो हो जाएगा। इसको तोड़ा, दो हिस्से हो गए, दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ग्रो हो गए, फ्रेगमेंटेशन हो गया। तो फ्रेगमेंटेशन क्या है? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ऑब्वियसली एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करेंगे, इतना सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्या ये दूसरा कोई मेथड यूज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो क्या कर रहा है? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। लेकिन मैंने आपको बताया था वहां कोनिडिया बनते हैं, तो वो वहीं बनेंगे, कोनिडिया एंड ओनिडिया फॉर्मेशन। मैंने आपको बना के बताया था कि जब फिलामेंट्स हैं तो इन फिलामेंट्स में से ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स बनके डिटैच होने लगते हैं, तो ये एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने की हिम्मत रखते हैं, मतलब कि नया ऑर्गेनिज्म बनाने की कैपेसिटी इनमें होती है, और इसी को हम बोलते हैं कोनिडिया। ये जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं ना, यही कोनिडिया है, ठीक। तो ये हो गया इसका रिप्रोडक्शन। द एंडोस्पोर्स आर नॉट फॉर्म। मैडम एंडोस्पोर्स क्या होते हैं? प्रीवियस सेशन अगर आपने मेरा देखा है तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि एंडोस्पोर क्या होते हैं, और अगर आपने मेरा प्रीवियस सेशन नहीं देखा है तो जाकर देखना जरूरी है। मैंने वहां बैक्टीरिया बहुत डिटेल में पढ़ाया है और बहुत सारी एन नंबर ऑफ चीजें मैंने वहां पर बताई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और वहां पर एंडोस्पोर समझाया था। एंडोस्पोर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, देखो मैं वापस से आपको इस सेल का स्ट्रक्चर बताती हूँ। मैंने बोला था ना ये प्रोकैरियोटिक सेल है। इस प्रोकैरियोटिक सेल में कभी कभी इस तरीके से एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ऐसा राउंड शेप का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, और उसको कहते हैं एंडोस्पोर। और ये एंडोस्पोर तब काम आता है जब सेल जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन में हो। इमरजेंसी सिचुएशन मतलब खाना बाहर से नहीं मिल रहा, तो एंडोस्पोर अपने पास न्यूट्रिशन लेकर के, न्यूट्रिएंट्स रख के रखता है कि जब खाना नहीं मिलेगा तो मैं तुम्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दूंगा। यानी कि आप कह सकते हो एंडोस्पोर इसका एनर्जी का बैंक बैलेंस है, या फिर फूड का या न्यूट्रिशन का बैंक बैलेंस है। तो ये एंडोस्पोर वहां एक्टिनोमाइसिटीज के पास नहीं होता, दे डू नॉट हैव एंडोस्पोर्स। बात समझ गए? अभी एंडोस्पोर मालूम है ना क्या है? एक बैग है, एक बैंक है जहां पर क्या रखा हुआ है? न्यूट्रिएंट्स। जैसे ही सेल आपत्ति में आएगा, यानी कि जो सेल है उसको परेशानी होने लगेगी, तो एंडोस्पोर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड नहीं है, मैंने बोला न्यूट्रिएंट्स रख रहा है, ध्यान रखना, डिफरेंस है, इसमें गलती नहीं करना। एंडोस्पोर्स आर नॉट फॉर्म। उसके बाद मेनी स्पीशीज ऑफ एक्टिनोमाइसिटीज प्रोड्यूस इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स सच एज स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम की एंटीबायोटिक बनाता है,
ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि एक्टिनोमाइसिटीज क्या क्या काम करता है। यहाँ पर हमने एक्टिनोमाइसिटीज को पूरी तरीके से समझ लिया है, उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है जो क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस सेशन में दिया था। आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि अगर आप मुझसे डाउट नहीं पूछोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कैसी प्रिपरेशन कर रहे हो और मैं आपको कैसे हेल्प आउट कर पाऊंगी। और यकीन मानो मैं आप सबके कॉमेंट्स रीड करती हूँ, सबके एक एक का कमेंट, तुम हाय हेलो लिखते हो वो भी मैं पढ़ती हूँ। तो ध्यान रखना, कुछ भी पूछना चाहते हो वहां पूछ सकते हो, कभी अप्रिशिएट कर देते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपको क्या करना है कि अपनी जो पढ़ाई है उसको एक सही स्तर पे चलाने के लिए हमेशा कांटेक्ट में रहना है, इंटरैक्शन करते रहना है, बहुत ज़रूरी है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको रिप्लाई डेफिनेटली करूँ, और मैं करती हूँ, आप जाकर के वीडियोज़ में देख सकते हो। ठीक है, अब बात ये आती है कि मैम सेशंस चल रहे हैं, फिजिक्स के भी चल रहे हैं, हर सब्जेक्ट के आप सेशंस पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, डीपीपी भी मिल रही है, सब ठीक है। बीच में मीनवाइल जो टाइम बच रहा है उसमें क्या करना है, वापस से जाओ, टॉपिक जो थोड़ा सा भी डिफिकल्ट आपको लगता है या जिसमें आपको लगता है कि यार मैं इस चीज़ में वीक हूँ, उसको जाकर के वापस से पढ़ना है, उसको जाके वापस से सेशन को देखना है। अगर आप देख नहीं पा रहे हो एटलीस्ट सुनते रहो, वो वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी नई चीजें आती रहती हैं, इसीलिए वो वर्ड्स हमें याद करने पड़ेंगे। अब आप ये सब कैसे कर सकते हो, सबसे अच्छा तरीका है आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो वहां पर www.magnetbrains.com टाइप करो, ऐसे ऑफिशियल पेज एक ओपन होगा, वहां पर एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन है, उसमें नीट पर क्लिक करो, वहां पर जाके बायोलॉजी पे क्लिक करो। जैसे ही इसे क्लिक करोगे तो मेरा डिस्क्रिप्टिव पेज ओपन होगा जहां पर पूरा डिस्क्रिप्शन है, हम कैसे पढ़ते हैं, क्या क्या मिलता है, कोर्स मॉड्यूल क्या है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस, यहाँ सीक्वेंस में आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे, उसको प्ले करो तो वीडियो इस तरीके से आपके सामने प्ले होने लगेगा। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने टॉपिक वाइज सीक्वेंसेस को, मतलब टॉपिक जो हैं सीक्वेंस में, उन्हें रिवाइज करते चलिए। ठीक, क्वेश्चंस देखते चलिए उससे रिलेटेड। क्लियर? और इंपॉर्टेंट है कि लाइक ज़रूर कर देना, सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो, सब क्लियर एकदम हो गया है तो। उसके बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, मैंने बोला अपॉर्चुनिस्टिक बनना है, एक्टिनोमाइसिटीज़ की तरह सब कुछ ग्रैब करना है, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छूटनी नहीं चाहिए। उसके बाद शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, जो आपने वर्चुअल ग्रुप बनाया है डीपीपी प्रिपरेशन के लिए, उसमें भी मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट के चैनल पर आपको ऑनलाइन घर में रहकर आराम से सारी चीज़ें नीट की प्रिपरेशन के लिए, विच इज़ अ बिगर एग्जाम, नीट की प्रिपरेशन के लिए सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। मैं भी उतनी मेहनत कर रही हूँ कि आपका नीट जो है वो क्वालिफाई हो जाए, आपको भी वो मुझे मेहनत दिखानी है, तो मुझे और मज़ा आएगा, हम मिल करके इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। इसके बाद ये जो है 100% फ्री है, यहाँ पर 1-2 चैप्टर पढ़ने के बाद भी आपको कुछ करना नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि भाई इसके बाद चैप्टर नहीं मिल रहा है, कुछ सब मिल रहा है, सारे चैप्टर्स। ठीक है, स्टे कनेक्टेड, स्टे फोकस्ड। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडिंग।